दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का विषय हमारा रहेगा विपक्ष की राजनीति। जिन लोगों ने भी संसद से लाइव टेलीकास्ट देखा है वो लोग ये जानते हैं कि आज विपक्ष का व्यवहार कैसा है। और लोगों को याद होगा एक ज़माना था जब लोग सांसद होने पर अपने आप को गौरवशाली समझते थे, सांसद होना गर्व की बात समझते थे। तब उनका व्यवहार शिष्ट होता था, मर्यादित होता था, संवैधानिक होता था। किंतु आज के दिन बिल्कुल स्पष्ट दिखता है सांसदों का व्यवहार अराजक तथा अनियंत्रित एवं असंवैधानिक हो गया है। यहाँ तक कि ये लोग संवैधानिक परंपराओं को भी तोड़ना चाहते हैं। लोकतंत्र को खतरे में डालते हुए सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहते हैं। इसके अनुसार जिनका जिस तरह का की अवधारणा होती है उस आदमी के मन में सोच भी वैसे ही आते हैं, उसका व्यवहार भी वैसा ही होता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज के सांसदों का कोई नैतिक मूल्य नहीं रह गया है और ना ही उनका कोई सामाजिक दायित्व है, ना ही वो अपने प्रति कोई समाज का या अपने चुनाव क्षेत्र का कोई दायित्व महसूस करते हैं। आइए फिर एक एक करके हम विपक्ष की राजनीति को क्रमशः गिनते हैं, उस पर विचार करते हैं। पहला बिंदु विपक्ष की राजनीति का है गरीबी एवं बेरोजगारी। नहीं मालूम कि आज के राजनेताओं को यह स्वीकार करने में क्यों कठिनाई होती है कि जनसंख्या विस्फोट इस देश के सभी समस्याओं का मूल जड़ है। जनसंख्या नियंत्रण जब तक नहीं होगा तब तक महंगाई पर और बेरोजगारी पर नियंत्रण पाना मुमकिन नहीं होगा। एक बहुत ही सरल समीकरण है, वो ये कि बाज़ार मांग और आपूर्ति के नियम के अनुसार चलता है। यह मांग और आपूर्ति का नियम दुनिया में हर जगह के बाज़ार को प्रभावित करता है। आपके यहाँ भी जो बाज़ार है वो इसी मांग और आपूर्ति के नियम के अनुसार चलता है। दोस्तों, जब मांग से अधिक आपूर्ति होती है तो जीवन खुशहाल होता है, मूल्य नियंत्रित होते हैं और लोग चैन से जीते हैं। किंतु इसके विपरीत जब आपूर्ति से ज़्यादा मांग होने लगता है, यानी मांग बढ़ने लगता है, आपूर्ति स्थिर रहती है, तो महंगाई बढ़ती है। लोगों का जीवन कठिन होने लगता है, मूल्य नियंत्रित नहीं रह सकते। इस बिंदु पर भी कदाचित भारत का व्यवहार या भारत में इस समीकरण का मूल्य कुछ और भी अजीब है। वो ये है कि जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार इतनी अधिक है कि आपूर्ति बढ़ाने पर आप जितना भी जोर डालते हैं, जितनी आपूर्ति बढ़कर होती है बाज़ार में, उससे अधिक उसकी मांग हो जाती है। इसलिए कम से कम गरीबी और बेरोजगारी का कारण तो
यह जनसंख्या विस्फोट ही है। आज से 50 वर्ष पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस जनसंख्या वृद्धि के विस्फोटक प्रभाव को पहचाना था और उन्होंने परिवार नियंत्रण के कुछ सक्रिय अभियान भी चलाए थे। और आज के दिन आलम यह है कि उन्हीं के पौत्र कांग्रेस पार्टी के चश्मो-चिराग यानी वारिस श्रीमान राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हैं। देखा यह जाता है कि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां गिनाती है या श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश की उपलब्धियां गिनाते हैं, विकास में कौन कौन से माइलस्टोन हमने अचीव किया उसको गिनाते हैं, तो विपक्ष के पास एक ही मुद्दा रहता है विरोध करने का, वो है बेरोजगारी और महंगाई। ये लोग बेरोजगारी और महंगाई के प्रति बहुत गंभीर नहीं है, इसलिए कि ये परिवार नियंत्रण या जनसंख्या नियंत्रण पर कोई ध्यान देना नहीं चाहते हैं, अपना कोई दायित्व नहीं समझते हैं और बस जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हैं। दूसरा बिंदु है विपक्ष की राजनीति का मोदी तानाशाह है। क्या आप इस बात को नहीं मानते कि जब कांग्रेस किसी को तानाशाह कहती है तो थोड़ी हैरत की बात हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस के ही पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आज से 50 साल पहले तानाशाही की वो मिसाल कायम की है जिसे आने वाले 100 सालों में भी उसकी मिसाल नहीं दी जा सकेगी। कोई उसकी मिसाल हो नहीं सकती है, इसे लगभग गारंटी किया जा सकता है। लेकिन फिर भी चुनाव में जाने के लिए यह मुद्दा अच्छा था और इस मुद्दे को काफ़ी पहले से ही सदन में ही उठाना शुरू किया गया था और फिर बाद में यह चुनाव का एक अभियान बना, चुनाव का एक मुद्दा बना। जबकि हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह तब होते हैं जब एमपी या एमएलए के यहाँ ईडी का रेड पड़ता है और करोड़ों करोड़ के नोट मिलते हैं, या फिर जब नेशनल हेराल्ड के केस में कार्रवाई आगे बढ़ती है तो नरेंद्र मोदी तानाशाह हो जाते हैं, या फिर जब कोई ये एमपी या एमएलए अरेस्ट होते हैं तब मोदी तानाशाह हो जाते हैं। और जनता को कितना बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है कि इस पर नैरेटिव चलाया जाता है, नरेशन चलाया जाता है कि
तानाशाह मोदी ईडी को, सीबीआई को, सुप्रीम कोर्ट को, यानी संवैधानिक संस्थाओं को सरकारी संस्था बना दिए हैं तथा उनका विरोध ये बदला सधाने की राजनीति से करते हैं। फिर भी यह नैरेटिव चुनाव में उपयोग किया गया, जिसका इन्हें बहुत फ़ायदा भी मिला। अगला बिंदु होता है संविधान बचाना। विपक्ष का कहना है कि मोदी तानाशाह हो गए हैं और संविधान तोड़ रहे हैं। अगर इस बार भी मोदी जीत गए और प्रधानमंत्री बने तो वो संविधान को किनारे कर देंगे तथा फिर कभी चुनाव इस देश में नहीं होंगे। और इस विषय को लेकर इलेक्शन कैंपेन चलाया गया। अब यहाँ थोड़ी ये जिज्ञासा होती है जानने की कि विपक्ष जो है संविधान को बचाने का, संविधान की रक्षा करने का कार्य अपने ऊपर लेता है, जैसा कि वो विपक्ष कहता है, जबकि वही आज से 50 साल पहले विपक्ष के ने ही 1975 में संविधान को तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। प्रियम्बल को भी तोड़कर उसमें मनचाहे शब्द जोड़ दिए गए, जबकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। हाँ, संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि संविधान में संशोधन किया जा सके, किंतु इन्होंने तो प्रियम्बल ही बदल दिया और 42वां संशोधन के नाम पर इन्होंने एक मिनी संविधान के अंतर्गत जोड़ दिया। जाहिर है कि यह संविधान बचाने का यह अभियान विपक्ष का एक फिर वही सतही मामला है, जिसे चुनाव में नैरेटिव की तरह यूज़ किया जा रहा है ताकि उसका फ़ायदा मिले, और उन्हें कुछ राज्यों में इस नैरेटिव का फ़ायदा भी मिला। आइए चौथा बिंदु पर विचार करते हैं, जिसे पिछड़ों का उत्थान शीर्षक दिया जा सकता है। विपक्ष पिछड़ों के उत्थान की बात करता है, अर्थात पिछड़ों को आरक्षण देने की बात करता है। यदि हम अपने राजनीति के पूर्वजों का स्मरण करें तो पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, I cannot compromise with quality and provision of reservation will produce substandard people। श्रीमती गांधी ने भी कहा था कि जातीय राजनीति को बढ़ावा देकर इस देश को कमज़ोर करना
एक राष्ट्रद्रोही कदम माना जाना चाहिए। राजीव गांधी ने भी इसका विरोध किया था, किंतु नेता प्रतिपक्ष यानी श्रीमान राहुल गांधी तथा पूरा विपक्ष पिछड़ों की उत्थान की बात करता है, यानी पिछड़ों के लिए आरक्षण के अलावा अतिरिक्त उपाय करने की बात करता है। और इससे अधिक राहुल गांधी जातीय जनगणना को अनिवार्य मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे राष्ट्र विकसित होगा, उस राष्ट्र का भला होगा और लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। किंतु ये नेता अपने राजनीति में या अपने मुद्दे के प्रति कितने गंभीर हैं, वो इस प्रश्न से जाना जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्यों बने। किसी एससी, एसटी या पिछड़े को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया गया। और दूसरा प्रश्न राहुल गांधी से कि क्या वो ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में विभिन्न जातियों की गणना सार्वजनिक करेंगे। इसके अलावा भी एक स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न इनके सामने खड़ा है कि जब आप जातिगत जनगणना कराना इतना अनिवार्य समझते हैं और आप अपने मुद्दों के प्रति इतने गंभीर हैं, तो कम से कम जो राज्य आपके अधीन है, आपके जिन राज्यों में आपकी सरकार है, वहाँ जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते। आप जातिगत जनगणना कराइए तो पूरा देश समझेगा कि आप अपने मुद्दे के प्रति गंभीर हैं। अन्यथा देश यही मानेगा कि यह आपका जो मुद्दा है यह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अभी से बनाया जा रहा है। पांचवा मुद्दा है जो विपक्ष सामने लाता है कि अल्पसंख्यक पिछड़े क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, डरे हुए क्यों हैं। तो अगर आप इस मुद्दे को सार्वभौमिक रूप से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इस देश के अल्पसंख्यक यानी मुसलमान वो हमेशा दुखी रहेंगे, हमेशा डरे हुए रहेंगे। उनकी यह तकलीफ़ कोई ठीक नहीं कर सकता। और जब यह उनका तकलीफ़ दूर होगा तब वो इतने समर्थ हो जाएंगे, इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि वहाँ अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तात्पर्य यह कि इन्हें कोई भी तकलीफ़ से मुक्ति नहीं दिला सकता। दूसरा सवाल है, दूसरा मुद्दा है कि अल्पसंख्यक पिछड़े क्यों हैं। तो इसमें पहला सवाल तो राहुल गांधी को अपने स्वयं से पूछना चाहिए कि कांग्रेस ने लगभग 65 वर्षों तक राज किया, उसमें कितने उपाय किए गए इनका पिछड़ापन दूर करने का, और अगर उपाय किए गए तो फिर आज भी ये पिछड़े हुए क्यों हैं। राहुल ने कभी कहा था कि आज अल्पसंख्यक वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ 1980 में दलित समाज था। श्रीमान राहुल गांधी जी
आप नहीं जानते कि 1980 में तथा उसके पूर्व भी आपकी ही पार्टी की सरकार थी, तो ये नौबत आई क्यों? इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। लेकिन ये इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस मुद्दे को केवल विपक्ष या खासकर नेता प्रतिपक्ष पूरी गहराई से लेते हैं, सीरियसली लेते हैं, और कुछ अज्ञात कारणों से कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम बहुत स्पष्ट रहा, बहुत दृष्टिगोचर रहा। इसमें छिपने छिपाने की कोई बात नहीं है। इसका प्रमाण दो स्तर पर दिया जा सकता है। राज्य स्तर पर कर्नाटका में इनकी सरकार थी 2004 से 2084 तक। इन्होंने एक असंवैधानिक काम शुरू किया, क्योंकि ये चाहते थे कि मुसलमानों का आरक्षण दिया जाए, ताकि मुसलमान किसी भी तरह से आगे का रास्ता अपना सके। इसलिए उस राज्य में, कर्नाटका में, कांग्रेस पार्टी ने 5% आरक्षण दिया। इसका विरोध जब हाई कोर्ट में हुआ, तो हाई कोर्ट ने इसे पूरी तरह असंवैधानिक मानते हुए इस व्यवस्था को खारिज कर दिया। लेकिन इनका सीरियसनेस देखिए कि ये उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। निराशा वहाँ भी हाथ लगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे असंवैधानिक माना और इस पर किसी तरह की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। फिर अगले साल ये आरक्षण लाते हैं, यानी 5%, 4.5%, 4%, 3.5% एंड 3%। ऐसा कर के ये 5 साल में हर ऑल्टरनेटिव ईयर में ये आरक्षण दिए और कार्रवाई शुरू की। उसका विरोध हुआ हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया। फिर उसका विरोध करने सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से भी ये सब। फिर इन्होंने 0.5% कम करके आरक्षण दिया। यानी कितने गंभीर, कितने संजीदा, कितने सीरियस है ये लोग कर्नाटका में आरक्षण दिलाने के लिए। वस्तुतः ये अपने मुस्लिम प्रेम से मजबूर थे। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम प्रेम 3 कानूनों में दिखाई देता है। पहला कानून पर्सनल लॉ बोर्ड एक्ट, जिसका अर्थ होता है शरीयत का स्वीकारना, शरीयत को स्वीकारना। दूसरा ये होता है पूजा स्थल 1951 अधिनियम। इस अधिनियम का मतलब होता है कि आक्रांताओं ने जो भी क्रूरता की, जिन मंदिरों को तोड़ा, जिसमें मस्जिद बनाए, और कई मंदिरों को तो उन्होंने आधा तोड़ा और उसके ऊपर गुंबद रख करके मस्जिद बना लिया, उन्हें भारतवर्ष का रहने वाला या हिंदुस्तानी कभी भी उसे ना तोड़े, नहीं तोड़ेगा इस अधिनियम के अनुसार। यानी गुलामी का वो बोझ अपनी छाती पर लेकर
हिंदू जिएगा। ये अंधभक्ति उनकी मुस्लिम समुदाय के प्रति थी। और तीसरा कानून सबसे ऊपर का कानून है, वो है वक्फ बोर्ड एक्ट। वक्फ बोर्ड को के 40वें सूत्र में इसे जमीन उपार्जन या अधिग्रहण के असीम अधिकार दिए गए हैं। एक बात आप निश्चित मान सकते हैं कि अगर गज़वाए हिंद कामयाब नहीं हो सका तो यह वक्फ एक्ट एक दिन पूरे हिंदुस्तान को घोषित कर देगा कि यह वक्फ की ज़मीन है, इसे खाली कीजिए। ये कांग्रेसों का मुस्लिम प्रेम है, ये नियम और कानून की कार्रवाई नहीं है। इसके बाद वायनाड का मुद्दा आता है, जहाँ के सांसद रह चुके श्रीमान राहुल गांधी। पहले दिन अखबार में, समाचार पत्रों में खबर आती है कि वहाँ हवाई जहाज़ नहीं उतर सकेगा, इसलिए राहुल गांधी नहीं जाएंगे, जबकि वहाँ 75 कैमरा, उसी अनुपात में निदेशक, डायरेक्टर्स तथा स्क्रिप्ट राइटर को पहले वहाँ पहुँचना था। अगले दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों वहाँ पहुँचते हैं और निदेशक द्वारा बताए गए रास्तों पर चलते हैं और जो व्यवहार करना उन्होंने सिखाया वो व्यवहार करते हैं। जब लोगों की समझ में आया कि ये जनाब राहत कार्य के लिए नहीं आए हैं, ये तो यहाँ शूटिंग करा रहे हैं अपनी, तब लोगों ने डंडे लेकर के इन लोग को भगाना शुरू किया और सब लोग औंधे पौंधे भागे। जिस तरह से संभव हुआ वो वायनाड से निकले। नेता प्रतिपक्ष की यह बेइज्जती तथा मुद्दा विहीन होना राहुल गांधी से कुछ अजीब कार्य कराता है। श्रीमान राहुल गांधी ट्विटर पर 1:29 में ट्वीट करते हैं कि मुझे मेरे निकट सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि मेरे यहाँ ईडी आ रही है छापा मारने के लिए। मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि मैं उनका बाहें फैलाकर इंतज़ार कर रहा हूँ। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से रहा। राहुल गांधी ने बयान तो बड़ा तगड़ा दिया है। कुछ इसी तरह का बयान ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने दिया था। कुछ ऐसा ही बयान आप आदमी पार्टी के श्री संजय सिंह ने दिया था। लेकिन ये जुमले हैं, नारेबाजी है। हकीकत ये है कि यदि आपने नेशनल हेराल्ड में घोटाला किया है, यदि आपने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद में घोटाला किया है, तो ईडी आपके यहाँ छापा जरूर मारेगी। ईडी आपका हो सकता है अरेस्ट भी कर ले, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो विपक्ष अपने आप को ढकने के लिए, अपने आप की सुरक्षा के लिए तथा मुद्दा विहीन राजनीति केवल चुनाव जीतने के लिए करता है। यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।